हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में देखेंगे डीएलएड सेकंड सेमेस्टर। विषय है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। 3 अप्रैल 2025 को दोस्तों यह पेपर हुआ है। तो आइए हम पूरा सोल्यूशन देख लेते हैं। अगर आपने मैच नहीं किया है तो आप पूरा मैच कर सकते हैं। 40 क्वेश्चन का हमने सोल्यूशन दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न पूछा गया था, राधा कृष्णन आयोग की संस्तुति संबंधित थी। विकल्प है पहला उच्च शिक्षा से, दूसरा है माध्यमिक शिक्षा से, तीसरा है प्राथमिक शिक्षा से और चौथा है तकनीकी शिक्षा से। तो यहाँ पर राइट आंसर पहला सही हो जाएगा, ठीक है, उच्च शिक्षा से। आगे है अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 2 है, वैदिक कालीन शिक्षा किस दर्शन पर आधारित थी। तो पहला विकल्प दिया है प्रकृतिवाद, दूसरा विकल्प दिया है आदर्शवाद, तीसरा विकल्प दिया गया है समाजवाद और चौथा विकल्प दिया गया है व्यवहारवाद। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरा विकल्प आदर्शवाद, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, दर्शन शास्त्र अत्यंत ही क्या है। तो विकल्प इसमें दिए गए थे नवीन, प्राचीन, आधुनिक और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्राचीन। प्राचीन माने पुराना होता है और दर्शन शास्त्र अत्यंत ही पुराना है। आगे है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया है, प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दूसरा विकल्प गिजू भाई बर्धेकर, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं है, स्वामी विवेकानंद नहीं है, महात्मा गांधी नहीं है। तो यहाँ पर जो है दूसरा विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 5, 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था का वर्णन संविधान के किस धारा के अंतर्गत किया गया है। तो यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं, पहला विकल्प है 45, दूसरा विकल्प है 49 और तीसरा विकल्प है 26 और चौथा विकल्प है 50। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 45, ठीक है। यहाँ पर धारा 45 जो है इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की बात कही गई है। अगर अनुच्छेद की बात करें तो यह जो है 21 का क में लिखा गया है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना है। आगे है प्रश्न संख्या 6, मूल्यों के विकास का संबंध किस पक्ष में होता है। तो इनमें विकल्प दिए गए हैं दोस्तों। पहला विकल्प है ज्ञानात्मक, दूसरा विकल्प है कौशलात्मक, तीसरा विकल्प है भावनात्मक और चौथा विकल्प दिया गया है मनोज्ञात्मक। तो यहाँ पर जो तीसरा विकल्प दिया गया है भावनात्मक, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 7, मनुष्यों में मूल्यों के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। तो यहाँ पर जो दोस्तों विकल्प दिए गए हैं आर्थिक पक्ष, परिवार, भौतिक सुविधा, विदेशी मित्र, यहाँ पर मित्र होगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों परिवार, यह जो है राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा विकल्प राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आगे देखते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में पूछा गया है शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। तो जो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या होगा दोस्तों, पहला दिया गया है शारीरिक विकास, दूसरा दिया गया है मानसिक विकास और तीसरा दिया गया है सर्वांगीण विकास और चौथा दिया गया है नैतिक विकास। तो यहाँ जो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों सर्वांगीण विकास हो जाएगा। सर्वांगीण विकास जो है दोस्तों वहाँ पर शारीरिक विकास, मानसिक विकास और नैतिक विकास सभी जो है एक में ही आ जाएगा सर्वांगीण विकास में। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है तीसरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 9 है जो दोस्तों इसमें पूछा गया है मदरसों में शिक्षा का माध्यम था। तो फारसी विकल्प है, अरबी विकल्प है, उर्दू विकल्प है, उपरोक्त सभी विषय है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जो दोस्तों तो मदरसों में फारसी भी, अरबी भी और उर्दू भी पढ़ाया जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा चौथा विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। चौथा विकल्प क्या है, उपरोक्त सभी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, निस्यंदन सिद्धांत किसने दिए। तो पहला विकल्प है हंटर ने, दूसरा विकल्प है मैकाले ने, तीसरा विकल्प है वुड ने और चौथा विकल्प है फ्रांसिस ने। तो यहाँ पर राइट आंसर दूसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा मैकाले ने, ठीक है। आगे है प्रश्न संख्या 11, प्रकृतिवाद का श्रेष्ठ योगदान शिक्षा के किस क्षेत्र में है। तो यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं उद्देश्य, शिक्षण विधि, पाठ्यक्रम, अनुशासन, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प राइट आंसर होगा आप लोग तो जान लेंगे दोस्तों। तो इसमें जो है शिक्षण विधि जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 12 पर, शिक्षा में
प्रयोजनवादी शिक्षा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो विकल्प दिया गया है, पहला है अनुभव केंद्रित, दूसरा है विषय केंद्रित, तीसरा है पाठ्यक्रम केंद्रित और चौथा है बाल केंद्रित। तो यहाँ पर राइट आंसर पहला सही हो जाएगा। ठीक है, अनुभव केंद्रित। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 13 पूछा गया है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक और मनुष्य मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का चतुर्मुखी विकास है। यह कथन किसका है? तो यह कथन दोस्तों विकल्प दिए गए हैं महात्मा गांधी, विवेकानंद, शंकराचार्य, टैगोर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, जनसंख्या शिक्षा पर प्रथम राष्ट्रीय सेमिनार कहाँ आयोजित किया गया? तो यह जो आयोजित किया गया था दोस्तों, विकल्प में दिए गए हैं कलकत्ता, सूरत, दिल्ली, मुंबई। तो राइट आंसर दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो तीसरा विकल्प है राइट आंसर हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 15, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक के लेखक हैं। तो पहला विकल्प दिए गए हैं दोस्तों मॉन्टेसरी, दूसरा विकल्प है प्लेटो, तीसरा विकल्प है जॉन डीवी और चौथा विकल्प दिए गए हैं रूसो। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जॉन डीवी। ठीक है, तो हमने जो दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर कराया हुआ था, ठीक डिक्टो जो है उसी में से प्रीवियस ईयर पेपर में से ही क्वेश्चन आ गया है। तो आइए अति लघुत्तरी प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अति लघुत्तरी प्रश्न में पहला प्रश्न पूछा गया है कि शिक्षा क्या है। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा वही जो है दोस्तों जो पीछे महात्मा गांधी का पूछा गया है, उसी को देख करके आप लिख सकते थे। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक और मनुष्य मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का चतुर्मुखी विकास है। ठीक है, आगे पूछा गया है प्रश्न संख्या 17, अध्यापक और स्थान पर्दे के पीछे यह कथन किसका है? तो जो यह कथन है दोस्तों, यह कथन रास का है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे पूछा गया है प्रश्न संख्या 18, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बना? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किए गए। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 19, किन्हीं 3 मूल्यों के नाम लिखिए। तो हो जाएगा सत्य, अहिंसा, सहनशीलता और भी आप लिख सकते थे। ठीक है, तो बहुत से होते हैं, 3 ही लिखना था। आगे है प्रश्न संख्या 20, राष्ट्रीय बाल श्रम नीति कब घोषित की गई? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय बाल श्रम नीति 1986 को घोषित की गई थी। आगे है प्रश्न संख्या 21, शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? यहाँ पर किसे होगा। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा किसे। तो देखेंगे यहाँ पर उत्तर है दोस्तों, इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ पर किसे होगा। वुड डिस्पैच को शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, आगे है ये डिक्टो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से उठाया गया है। आगे है प्रश्न संख्या 22, संकुचित रूप में शिक्षा का स्वरूप क्या है? तो यहाँ पर उत्तर होगा संकुचित रूप में शिक्षा विद्यालय में दी जाने वाली औपचारिक शिक्षा होती है। आगे है प्रश्न संख्या 22, वसुधैव कुटुंबकम इस सूक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है इस सूक्ति का अर्थ है कि पूरी पृथ्वी एक परिवार है और सभी मनुष्य एक दूसरे से जुड़े हैं। आगे है प्रश्न संख्या 24, आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा गया? उत्तर है आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता जो है चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। आगे है प्रश्न संख्या 25, उपनयन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो जो उपनयन है दोस्तों उसका अर्थ होता है निकट लाना या गुरु के समीप ले जाना। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 26, ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो उत्तर हो जाएगा ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष क्या होते हैं? ग्राम प्रधान होते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27, किस दर्शन को अर्थ क्रियावाद, व्यवहारवाद, कारणवाद, अनुभववाद के नाम से जाना जाता है? तो उत्तर हो जाएगा प्रयोजनवाद को क्रियावाद, व्यवहारवाद, कारणवाद, अनुभववाद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। यहाँ पर उत्तर है प्रयोजनवाद। ठीक है, मेन यही है। और आगे है दोस्तों प्रश्न संख्या 28, आदर्शवाद के अनुसार किस जगत का महत्वपूर्ण स्थान है? उत्तर है आदर्शवाद के अनुसार आध्यात्मिक जगत का महत्वपूर्ण स्थान है। क्वेश्चन संख्या 29 है, प्रयोजनवाद के अनुसार सर्वोच्च सत्ता किसकी है? तो उत्तर है प्रयोजनवाद एक दार्शनिक विचारधारा है जो ज्ञान और सत्य को अनुभव और क्रिया के माध्यम से
प्राप्त करने पर जोर देती है। आगे है प्रश्न संख्या 30, आदर्शवादी शिक्षा की कितनी विधियां हैं? तो उत्तर हो जाएगा आदर्शवादी शिक्षा की प्रमुख 3 विधियां हैं। क्या क्या है? तो संवाद विधि हो जाएगा, और आगमन निगमन विधि हो जाएगा, खेल विधि हो जाएगा, प्रश्नोत्तर अनुकरण विधि हो जाएगा, ठीक है, और निर्देशन विधि हो जाएगा। तो 3 ही लिखना है, आप 3 लिख देंगे। आइए लघुत्तरीय प्रश्नों को देख लेते हैं। क्वेश्चन संख्या 31 है, मानव जीवन में शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का साधन है। यह मानसिक, नैतिक, सामाजिक, बौद्धिक क्षमताओं का विकास करती है। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति समाज में अपना उत्तरदायित्व समझता है और राष्ट्र निर्माण में योगदान देता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सर्वांगीण विकास है दोस्तों, यहाँ पर आप और भी लिख सकते हैं शारीरिक, मानसिक। अगर इसको नहीं लिखना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो शारीरिक विकास, मानसिक विकास, तो ये सभी आप डाल करके बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, अपना विचार प्रस्तुत कर सकते हैं इसमें। आगे है प्रश्न संख्या 32, बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषता बताइए। तो उत्तर हो जाएगा बौद्धकालीन शिक्षा धार्मिक थी। ठीक है, बौद्ध शिक्षा क्या थी? धार्मिक थी, और ये इसका उद्देश्य था दोस्तों मोक्ष प्राप्ति करना। ठीक है, और यह शिक्षा जो है मठों में और विहारों में होती थी, जैसे नालंदा हो गया, तक्षशिला और विक्रमशिला। ध्यान, तप और नैतिक अनुशासन का प्रमुख अंग थे। ठीक है, गुरु शिष्य परंपरा का विशेष महत्व था। ठीक है, जो गुरु शिष्य थे उनका जो है विशेष महत्व था। आगे है क्वेश्चन संख्या 33, आधुनिक शिक्षा पर प्रकृतिवाद का क्या प्रभाव पड़ा, लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद के प्रभाव से शिक्षा बाल केंद्रित हुई। प्रकृति के अनुसार सीखने पर बल दिया गया। अनुभव, प्रयोगात्मक विधि और गतिविधि आधारित शिक्षण को महत्व दिया गया। शिक्षण में रटने के बजाय सीखने का आनंद लिया जाने लगा। ठीक है, तो जो प्रकृतिवाद है दोस्तों, यह जो है बच्चे अपना खेलें, ठीक है, खेलें, खेल खेल में अपना सीखें। ठीक है, और प्रकृतिवाद जो दोस्तों क्या है कि प्रकृति के अनुसार अपने आप को क्या करना है, अपने आप को उसमें ढालना है। ठीक है, पढ़ना है, लिखना है, सीखना है, तो ये जो है प्रकृतिवाद सिखाता है। ठीक है, और आगे है प्रश्न संख्या 34, प्रयोजनवाद के किन्हीं 4 गुण एवं दोषों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर गुण की बात करें अगर दोस्तों, तो आप 4 कोई भी लिख सकते थे अपने मन से। अनुभव आधारित शिक्षण, स्वाभाविक विकास पर बल, और आगे है सामाजिक उत्तरदायित्व का की क्या है, भावना, और आगे है चौथा बालक की रुचियों का सम्मान करना। और दोष में अगर बात करें दोस्तों, तो दोष क्या हो जाएगा, अस्थायी मूल्यों की उपेक्षा, नैतिक शिक्षा की कमी। ठीक है, नैतिक ज्ञान कम देना, अस्पष्ट उद्देश्यों की कमी, कोई उद्देश्य ही नहीं है, किस लिए पढ़ा जा रहा है, क्या उद्देश्य है। चौथा है पारंपरिक ज्ञान की उपेक्षा। ठीक है, और आगे देखते हैं क्वेश्चन संख्या 35। 35 में क्या कहा गया है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, इनकी नियुक्ति कब हुई थी। ठीक है, तो उत्तर है माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे। इस आयोग की स्थापना भारत सरकार ने 1952 में की थी और इसकी रिपोर्ट 1953 में प्रस्तुत की गई थी। चलिए क्वेश्चन संख्या 36 लेते हैं। हंटर कमीशन की क्या विशेषता थी? हंटर कमीशन की स्थापना 1882 में लॉर्ड रिपन ने की थी। इसने प्राथमिक शिक्षा स्थानीय निकायों को सौंपने, अनुदान योजना लागू करने और निजी संस्थाओं को सहायता देने की सिफारिश की थी। आगे है प्रश्न संख्या 37, टैगोर के जीवन दर्शन का परिचय देते हुए उनके प्रमुख शिक्षा का उद्देश्य का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर दिए गए हैं दोस्तों, टैगोर का शिक्षा दर्शन प्रकृति, स्वतंत्रता और रचनात्मकता पर आधारित था। उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की, जहां शिक्षा प्राकृतिक परिवेश में दी जाती थी। उद्देश्य थे आत्मा का विकास, सौंदर्य बोध, रचनात्मकता और स्वतंत्र चिंतन। आगे है दोस्तों प्रश्न संख्या 38। 38 में क्या कहा गया है,
जनसंख्या शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। उत्तर है जनसंख्या शिक्षा का उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि के कारण और प्रभावों को प्रति जागरूकता पैदा करना है। ठीक है, और यह जो है स्वास्थ्य, पोषण, परिवार नियोजन और संसाधनों के संरक्षण से जुड़ा है। आगे है प्रश्न संख्या 39। भूमंडलीय ताप वृद्धि से क्या अभिप्राय है? इसके नियंत्रण के प्रमुख उपायों का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, भूमंडलीय ताप का अर्थ है पृथ्वी के ताप में औसत वृद्धि। यह मुख्यतः ग्रीन हाउस गैस CO2, CH4 के कारण होता है। अब नियंत्रण कैसे करना है दोस्तों, तो उपाय जान लेते हैं। हेडिंग में लिखिएगा नियंत्रण के उपाय और उसमें पहला लिखिएगा वनों का संरक्षण। ठीक है, वन को कैसे बचाना है, काटना है। तो दो दो लाइन आप बढ़ाना चाहें तो इसमें बढ़ा सकते हैं। अक्षय ऊर्जा का प्रयोग। ठीक है, जो सौर ऊर्जा हो गया, स्वच्छ ऊर्जा हो गया, उनको क्या है कैसे प्रयोग करना है और क्या करना है, पर्यावरण को बचाना है, इस पर आप लिख सकते हैं। तीसरा है औद्योगिक अपशिष्टों का नियंत्रण। ठीक है, और अगला है जन जागरूकता। आगे है प्रश्न संख्या 40। विद्यालय एवं समुदाय के अंतर स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है विद्यालय एक औपचारिक शिक्षा संस्था है जहां नियोजित पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षा दी जाती है। समुदाय एक सामाजिक इकाई है जिसमें परिवार, धर्म, संस्कृति आदि आते हैं। विद्यालय शिक्षा का केंद्र है, समुदाय सामाजिक विकास का माध्यम है। ठीक है, और दोस्तों पूरा क्वेश्चन हमने कर लिया है। ठीक है, आप टेलीग्राम पर इस PDF को पा जाएंगे तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, क्योंकि दोस्तों मेहनत लगती है, तो अगर आप लोगों को बेनिफिट ही नहीं हो पा रहा है तो मेरा वीडियो बनाने का कोई उद्देश्य नहीं है। ठीक है, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते चलिएगा। नेक्स्ट सोल्यूशन हम जल्दी ही लाते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।